अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब, कुछ और उलझने सुलझाने के लिए या हो सकता है मज़ीद उलझाने के लिए आज फिर हम शुरू करने लगे हैं। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करना शुरू करने लगे हैं। कुछ बैकग्राउंड, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनमें क्लासिकल फिज़िक्स एप्लीकेबल नहीं थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट वाज प्रेजेंटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जनाब, ये स्पेशल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे डील किया जाता है उन वेलोसिटीज़ को, दो अप्रोचिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये दो थ्योरीज हैं आइंस्टाइन की, जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी। जनरल थ्योरी ये एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डील करती है, ग्रेविटी को डील करती है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नॉन एक्सेलरेटेड यानी इनर्शियल थ्योरी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डील करती है। तो जनाब हुआ ये कि एक दिन आइंस्टाइन साहब थ्योरेटिकल फिजिक्स थे, वो बैठे सोच रहे थे कि हमारा तो बैठे बैठे सोचने के लिए सबसे बेहतरीन आइडिया ये होता है आज की पकाइए, लेकिन वो शायद इस फिक्र को सुलझा चुके थे। इसलिए उन्होंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अगर मैं मूव करने लग जाऊं वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हुए, तो अगर आप एक गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और दूसरी गाड़ी भी सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए बंदे या लोग आपको स्टिल नज़र आएंगे, रेस्ट पे नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के लिहाज से फासला चेंज नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करूं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पैटर्न मुझे कैसे नज़र आएगा। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर ऑब्जर्वेशन ये थी या ख्याल ये था कि वो पैटर्न स्टेशनरी नज़र आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी नज़र आएंगे। लेकिन ये बात तो जो क्लासिकल थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, मैक्सवेल की थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन के बारे में बात करती है, जो हम 16 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे तो फिर वो थ्योरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो तो कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब एक फील्ड वेरी करेगा तो पैदा होगा, जब एक फील्ड आपको स्टेशनरी नज़र आएगा फिर वो कैसे वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब दो सूरतें थी आइंस्टाइन के सामने, या तो वो ये कहता कि जनाब मैक्सवेल की थ्योरी ठीक नहीं है तो स्टेशनरी फील्ड्स कैन जनरेट द अदर फील्ड एंड वाइस वर्सा, तो या फिर वो कहता कि जनाब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हुए मुझे पैटर्न स्टेशनरी नज़र नहीं आ सकता, या मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इस बात पे गौर वफिक्र करते हुए जनाब ऑन मूविंग चार्जेस 5 सफ़ात का पेपर उसने लिखा और जिसने बुनियाद रखी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो जनाब इस आइडिया पे जो थ्योरी पेश की गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जनाब इसके दो पास्टुलेट है जनाब, और जैसा कि आप में से स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे और ज़हीन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये दो पास्टुलेट्स हैं, उनके नाम क्या हैं। वो ऐसा ही है जैसे एक ज़हीन स्टूडेंट ने अपने टीचर के सवाल का जवाब दिया कि डिफाइन फिजिक्स, कहना सर जी आखिर से थोड़ी सी आती है, कहना वो क्या, कहना इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। तो आप में से ज़हीन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये दो पास्टुलेट कौन से हैं, पास्टुलेट 1 एंड पास्टुलेट 2। तो ये पास्टुलेट क्या कहते हैं जनाब, देखते हैं, फिर इनको डिस्कस करते हैं, फिर हमने इनके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करना है। बस आज का हमारा काम यही है, नज़दीक नज़दीक आ जाइए और पॉपकॉर्न साथ रख लीजिए, बात हो सकता है लंबी हो जाए। तो जनाब ये क्या है जी, पास्टुलेट 1 और पास्टुलेट 2 क्या है जी। पास्टुलेट 2 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, 1 को बाद में कर लेंगे। ये कहता है जनाब स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और स्पीड ऑफ लाइट देखिए, जैसे कि पहले मैंने कहा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किया जाएगा इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को, रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया जाएगा। तो तमाम ऑब्जर्वर जो रिलेटिव मोशन में हैं, एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे फिर तो मसला ही कोई नहीं, अगर कर रहे हैं तब भी स्पीड ऑफ लाइट पे वो मुत्तफिक होंगे सारे ऑब्जर्वर, चाहे वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है चाहे वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि बस में बैठा बंदा है, एक सड़क पे खड़ा बंदा है, दोनों एक दूसरे के लिहाज से हरकत कर रहे हैं। वो बॉल वाली एग्जांपल याद कीजिए, हमने कहा था कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो हम अब ये इस लाइट के लिए ऐसा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट पे वो मुत्तफिक होंगे सारे ऑब्जर्वर, चाहे वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं या मूव कर रहे हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, स्पीड ऑफ लाइट पे वो मुत्तफिक होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। अच्छा देखते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया जनाब।
ये जनाब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये पाई ऑन वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने लगे हैं। देखें होता ये है, मैं यहाँ खड़े खड़े ये मारकर फेंक दूँ, ये मारकर जाएगा, फ़र्ज़ कीजिए जी 10 किलोमीटर पर आवर से ये मूव करेगा जब मैं इसे फेंकता हूँ। इसकी बजाय जब मैं दौड़ के आके इसे फेंकूँगा, अब इस मार्कर की इनिशियल वेलोसिटी में मेरी वेलोसिटी भी शामिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चलती हुई बस की छत से आप कोई शय फेंकेंगे, उसे बस से आगे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में बस की वेलोसिटी भी शामिल होगी। बिल्कुल इसी तरह से जनाब इसी आइडिया पे काम करते हुए पाई ऑन की बीम जनरेट की गई और इतनी वेलोसिटी से जनरेट की गई 0.99975 c स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब स्पीड से वो पाई ऑन मूव कर रहे थे। तो जनाब मूव करते करते इनका डिके हुआ, उन्होंने अल्फा रेज एमिट की, गैमा रेज एमिट की। तो उन्होंने गैमा रेज एमिट, अब गैमा रेज क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है अपनी नेचर में। तो जब वो पाइऑन की बीम ने गैमा रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट की, खारिज की, अब होना तो ये चाहिए कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड में पाइऑन की वेलोसिटी भी शामिल होनी चाहिए। 0.99975 c प्लस सी 1.99 तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से दुगनी स्पीड से उनको मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव की, उसकी स्पीड स्टिल सी थी। इसका मतलब ये है कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रही हों तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम वेलोसिटीज़ को जमा करके या तफरीक करके मालूम करते हैं, लेकिन लाइट के लिए ऐसा नहीं है। रिलेटिव मोशन में स्पीड ऑफ लाइट को सी ही लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगी, वो सेम ऑब्जर्व होगी, रिलेटिव मोशन की वजह से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो जनाब आली ये पास्टुलेट है जी। दूसरा क्या है जनाब कि ऑल द फिजिक्स लॉज आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स के लॉज सेम हैं, एक जैसे हैं तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। जनाब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो सच एब्सोल्यूट थिंग। मोशन है या रेस्ट पे होना है, ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। हम मेरे लिहाज से कोई मूव कर रहा है, किसी के लिहाज से मैं मूव कर रहा हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं, ठीक है। चाँद पे खड़ा होकर कोई बंदा देखे, हम उसके लिहाज से मूव कर रहे हैं। सूरज पे खड़ा होकर देखे, उसके लिहाज से हमारी वेलोसिटी कोई और होगी। अब हम तीनों में से ज़मीन वाला, चाँद वाला, सूरज वाला, इनमें से किसको हम कहें कि ये रेस्ट पे है और इसके लिहाज से बाकी सारे मूव कर रहे हैं? इनमें से कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, ये सारे रिलेटिव सिचुएशन में हैं एक दूसरे के लिहाज से। यानी यूनिवर्स में हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ चीज़ ऐसी है जो रेफरेंस है वो रेस्ट पे है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, हर एक के लिहाज से रेस्ट पे है, और इसको रेफरेंस मान के इसके लिहाज से बाकी सारी चीज़ें ये कर रही हैं, मूव कर रही हैं। कैसे? फिजिक्स के लॉज एक जैसे एप्लीकेबल हैं, फिजिक्स के लॉज सेम हैं, लेकिन उनके रिजल्ट सेम नहीं है। फिजिक्स के लॉज की एप्लीकेशन सेम है। देखिए वो बॉल वाली एग्जांपल याद कीजिए, जो बस में चलते हुए बंदे ने बॉल ऊपर फेंका था। आज मेरे पास डस्टर है तो मैं डस्टर ऊपर को फेंकता हूँ, ये देखिए। तो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ सामने देख रहा है, जिसके लिहाज से मैं मूव कर रहा हूँ, उसे लगेगा डस्टर ऐसे मूव कर रहा है। जो मैं या मेरे साथ साथ जो बंदा मूव कर रहा है, उसे लगेगा डस्टर ऊपर गया और नीचे आ गया, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। हम दोनों ने रिज़ल्ट में फ़र्क निकाला है, लेकिन उस रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो लॉ एक जैसा अप्लाई किया है, उसकी एप्लीकेशन में कोई भी फ़र्क, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब होगा क्या, हम ये कहेंगे कि कोई फिजिक्स का लॉ फॉर एग्जांपल है F = ma, ये हम अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं रिज़ल्ट में फ़र्क आता है, हम कहते हैं जनाब कि ये इसका जवाब इतना है, इसका जवाब इतना है, इसका जवाब इतना है, इसके लिहाज से ये मूव कर रहा है, इसके लिहाज से ये मूव कर रहा है, इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो ये रिलेटिवली कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा जो है जनाब ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट मोशन पे है या एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे होता तो उस लॉ में फ़र्क आता। फिर हम कहते हैं जनाब F = ma, इस हालत में एज इट इज़ एप्लीकेबल है फ़लाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो कि एब्सोल्यूट है, मतलब बिल्कुल जनाब किसी रेफरेंस से बेनियाज है।
उसके लिए ये F=ma एक इस तरह से एप्लीकेबल है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिहाज से मूव कर रहा है उसमें आप 10% का फ़र्क डाल लीजिए, जो उससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए 15% का फ़र्क डाल लीजिए, जो उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए 20% का फ़र्क डाल लीजिए, जो उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके लिए 25% का फ़र्क डाल लीजिए। तो इस लॉ की एप्लीकेशन बताती कि कौन हरकत में है और कौन रेस्ट पे है। अब तो सूरत हाल ये है कि लॉ की एप्लीकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, लॉ तो यही अप्लाई होना है। इस लॉ को अप्लाई करके जो रिज़ल्ट निकलना है, एक का जवाब निकला है 5, एक का जवाब निकला है 10, तो ये आपस में इनका डिफरेंस है कितना जी, 5 का। ये डिफरेंस कोई स्टैंडर्ड डिफरेंस नहीं है, ये इसका इसके लिहाज से 5 निकला है, किसी और के लिहाज से फ़र्क 6 हो सकता है, किसी और के लिहाज से फ़र्क 2 हो सकता है, किसी और के लिहाज से फ़र्क 0 हो सकता है। तो ये तो इनमें से तो एब्सोलूट तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू तो है ही किसी के पास नहीं। जो भी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसके लिहाज से, इसकी वैल्यू इसके लिहाज से, तो एक के लिहाज से दूसरे की वैल्यू, दूसरे के लिहाज से तीसरे की वैल्यू, और पहले के लिहाज से तीसरे की वैल्यू, वो आपस में डिफरेंस पैदा हो रहा है, और वो डिफरेंस एक का दूसरे से और उसका किसी और से भी होगा। फिज़िक्स के लॉज की एप्लीकेशन में चूँकि कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए किसी भी सिचुएशन को, किसी भी उसकी फॉर्म को स्टैंडर्ड का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब जो रिज़ल्ट में फ़र्क है वो रिलेटिव मोशन की वजह से फ़र्क है, तो वो सारे आपस में रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, एब्सोल्यूट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एब्सोल्यूट, ऑल थिंग्स आर रिलेटिव। तो जनाब अब इन पास्टुलेट्स की बुनियाद पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब आली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनाब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा जनाब और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लो जी, अब मेरा डस्टर हो गया है गुम, ये मिल गया। तो जनाब पहला जो कॉन्सिक्वेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब आली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो है जनाब टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है जनाब? डायलेट का मतलब होता है जनाब एक्सपैंड हो जाना। टाइम एक्सपैंड हो जाता है, टाइम फैल जाता है उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो रिलेटिवली मूव कर रहे हों। जनाब ये बात समझने के लिए, टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल को देखना होगा। हम एक क्लॉक से अपनी एग्जांपल को शुरू करते हैं। तो बेटा जी हमारे सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इनकी मुख्तसर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन हम समझने के लिए एक पॉइंट इसका टाइम डायलेशन वाला जो इशू है उसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि मामला अच्छी तरह समझ आ सके, उसके बाद बाकियों से हम गो थ्रू हो जाएंगे। तो जनाब हमारे पास एक क्लॉक है जी, और ये क्लॉक है जनाब जो लाइट की पल्स पे बेस कर रहा है। लाइट की पल्स पे बेस करने का मतलब क्या है कि ये जनाब देखें एक क्लॉक, एक डब्बा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्लॉक। ये देखें इस क्लॉक में जनाब आली एक तो है ट्रांसमीटर, एक है जनाब रिसीवर, और एक है जनाब आली ये मिरर है जो कि रिफ्लेक्टर है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसे मिरर लिख देता हूँ आर से कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब होता क्या है, ट्रांसमीटर लाइट की एक पल्स खारिज करता है, जैसे एक दफ़ा ब्लिंक करता है। अब ये लाइट यहाँ से चलती है और मिरर तक पहुँचती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके जनाब ये आ जाती है जी यहाँ तक, रिसीवर तक। और होता ये है कि लाइट ट्रांसमीटर से होके मिरर तक पहुँच के और मिरर से वापस रिसीवर तक आने में 1 सेकंड लेती है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट ट्रांसमीटर से निकल के रिफ्लेक्ट होके रिसीवर तक पहुंचती है तो 1 सेकंड टिक करता है, क्लॉक टिक करता है, क्लॉक पे टाइम आगे गुजरता है। तो जनाब अब ये क्लॉक हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास यहाँ पे ये क्लॉक जनाब अली रेस्ट पे मौजूद है, और एक बंदा यहाँ पे है जो इस क्लॉक से टाइम देख रहा है, ये उसकी घड़ी है यूँ कह लीजिए आप। तो जनाब अली ये जो बंदा क्लॉक पे टाइम देख रहा है, तो टाइम नोट करता जा रहा है जी। ये हमारे पास अब इसी तरह का एक और क्लॉक है, उस क्लॉक को रखा हमने एक ट्रेन पे, वही जो पिछली वीडियो में हमारे पास जो बोगी थी
उसी बोगी पे, उसी ठेले पे हमने रखा है इस क्लॉक को और इसको धक्का दे दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं जी, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे लिहाज से मूव कर रहा है। ये क्लॉक जनाब आली यहाँ पे है। जब ये क्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है और ये जनाब आली मिरर है। अब ये जनाब इसको पहिए लगा देते हैं, ये मूव करता हुआ जा रहा है। अब ये बिल्कुल वो जो पिछली वीडियो में हमने बॉल वाली एग्जांपल ली थी उससे वही सिचुएशन है। बॉल की जगह पे लाइट आ गई है, लाइट की पल्स आ गई है। तो जनाब ये जब मूव करेगा, हुआ ये कि ट्रांसमीटर ने लाइट की पल्स इमिट की, ट्रांसमीटर ने लाइट इमिट की। अब जब ट्रांसमीटर ने लाइट को इमिट किया है तो जनाब ये लाइट निकल के मिरर की तरफ चली। लेकिन अब हुआ ये कि जब लाइट ट्रांसमीटर से मिरर की तरफ को चली, उतनी देर में ये क्लॉक मूव कर रहा है इधर को। तो जब तक ये लाइट ट्रांसमीटर से मिरर तक पहुंचेगी जनाब आली, ये क्लॉक पहुंच चुका होगा कहाँ पे, यहाँ पे क्लॉक पहुंच चुका होगा ट्रांसमीटर और ये है जनाब रिसीवर। तो क्लॉक पहुंच चुका होगा जनाब आली यहाँ पे। तो होगा ये कि लाइट ट्रांसमीटर से निकल के मिरर तक पहुंचने के लिए यहाँ की बजाय इधर को जाके ये फासला तय करेगी। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो जाहिर बात है क्लॉक तो हमारा रुका नहीं है, ये तो मूव कर रहा है, मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है। जितनी देर में रिसीवर ने लाइट रिसीव की, क्लॉक हमारा पहुँच गया जनाब आली यहाँ पे, क्लॉक पहुँच गया हमारा। तो जनाब यहाँ से ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ चला गया जी। तो आप देखें कि लाइट यहाँ से लेकर जब ट्रांसमिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे क्लॉक था, रिसीव हुई तो यहाँ पे था। तो यहाँ पे जाकर जब लाइट रिसीव होती है क्लॉक करता है टिक, तो 1 सेकंड गुजरता है यहाँ पहुँच के। तो सूरत हाल देखें जनाब आली क्या है कि अब आप इसके साथ कंपैरिजन करें ज़रा। यहाँ पे लाइट यहाँ से होकर यहाँ तक आई, 1 सेकंड गुजर गया। यहाँ लाइट रिसीवर तक पहुँचेगी तो 1 सेकंड गुजरेगा, लाइट नहीं पहुँचेगी सेकंड नहीं गुजरेगा। अब यहाँ तक आप देखें ज़रा, स्पीड ऑफ लाइट सेम है इस सिचुएशन में जब ये क्लॉक हमारे लिहाज से रेस्ट पे है, और इस सिचुएशन में जबकि ये क्लॉक मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट सेम है। तो ये जनाब चलते चलते यहाँ पहुँच के अब उसने फासला ज़्यादा तय किया है, जाहिर बात है सेकंड देर से क्लिक करेगा, टाइम डायलेट कर गया, टाइम एक्सपेंड कर गया। तो जनाब 1 सेकंड लंबा हो गया, 1 सेकंड गुजर ही नहीं रहा, गुजर ही नहीं रहा, गुजर ही नहीं रहा। जैसे किसी के इंतज़ार में आप गुजार रहे हों, वो टाइम गुजरता ही नहीं, गुजरता ही नहीं। आपको लगता है 1 घंटा गुजर गया, असल में वो जनाब थोड़ा सा टाइम 1 मिनट ही गुजरा होता है। तो ये तो गुजर ही नहीं रहा, इस टाइम डायलेट कर गया, टाइम एक्सपेंड कर गया है। मूविंग क्लॉक टिक स्लोली हम ये कहते हैं जी। तो जनाब यहाँ पे अब क्या हुआ, अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों टाइम का। एक बंदा इस क्लॉक के साथ यहाँ पे मौजूद है और ये जाहिर बात है भाई ठल्ला मूव कर रहा है, पाकिस्तानी ट्रैक है, जंप जंप ला के कहीं गिर के टूट ना जाए इसलिए पकड़ा हुआ है, ये नोट कर रहा है टाइम। ये बंदा इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, मेजरमेंट ले रहा है। ये बंदा जनाब यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये बंदा जब टाइम नोट करता है यहाँ से, ये कहता है जी 1 सेकंड गुजर गया। अब जितनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच के 1 सेकंड गुजरा है, उतनी देर में आप देखें ये वाला क्लॉक है, इस पर कितना टाइम गुजरेगा, इस पे तो कई सेकंड गुजर चुके होंगे, कई सेकंड गुजर चुके होंगे। तो जनाब होगा क्या, हम यहाँ पे खड़े होके जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो बंदा इसी क्लॉक के साथ खड़ा हुआ है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उसके लिहाज से रेस्ट पे है, ये तो इसके लिहाज से रेस्ट पे है। ये बंदा नोट करता है जनाब टाइम कितना, जनाब 1 सेकंड हुआ इसका। ये बंदा नोट करता है अपनी घड़ी पे, इसे लगता है जनाब कि जी रिजल्ट इसका क्या निकला, 3 सेकंड गुजर चुके हैं। तो जनाब क्या हुआ, इसके 3 सेकंड के बराबर इसका 1 सेकंड गुजरा है। तो इस बंदे का टाइम डायलेट कर गया, इसके लिए टाइम डायलेट कर गया, इसके लिए टाइम एक्सपेंड हो गया, इसके लिए सेकंड एक्सपेंड हो गया, सेकंड लंबा हो गया, इसके लिए टाइम स्लो हो गया। इसके लिए जितनी देर में इसका 1 साल गुजरेगा, इसके गुजरेंगे जी 3 साल। ये देखें, ये बंदा जो मेजरमेंट ले रहा है, ये अपनी घड़ी पे मेजरमेंट ले रहा है, ये अपनी घड़ी पे मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है ना, ये अपनी घड़ी पे मेजरमेंट ले रहा है। ये इसकी मेजरमेंट 1 साल की है, इसकी मेजरमेंट कितनी है जनाब, 3 साल की है।
तो हमारे लिहाज से इसका वक्त क्या हो गया जी, स्लो हो गया। ये जो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला भी इसी रिलेशन से डिराइव होता है। डेरिवेशन चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर रहे। टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर रूट जी। v क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, मूविंग पार्ट की वेलोसिटी है। और c क्या है जनाब, c है जी स्पीड ऑफ लाइट। तो t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर जी। तो जनाब ये टी नॉट क्या है, टी नॉट प्रॉपर टाइम है। टी नॉट क्या है जी, प्रॉपर टाइम। ये वो टाइम है जो मेजर किया है बंदे ने उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए। और ये टी क्या है जनाब, ये डाइलेटेड टाइम है जी, एक्सपेंडेड टाइम है जनाब। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस, ये माइनस होने वाली वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ना, तो बटे के नीचे वाली वैल्यू जनाब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होगी, लेस दैन 1 हो जाएगी। तो जवाब क्या होएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टी इज़ ग्रेटर दैन टी नॉट। ये जो इसने मेजर किया है ये टी है, ये जो इसने मेजर किया है ये क्या है, ये टी नॉट है। अब याद रखें कि ये बंदा जो टाइम मेजर करेगा ये अपनी घड़ी से मेजर करेगा, इवेंट हो रहा है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये आप जरा इसने ध्यान से आपने ज़ेहन नशीन कर लेना अच्छी तरह से। इवेंट हो रहा है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मेजरमेंट हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, मैं अपनी घड़ी से देख रहा हूँ। तो मैं जो टाइम देख रहा हूँ इवेंट वो है, टाइम मैं यहाँ से मैच कर रहा हूँ, टाइम मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। ये मैं जो टाइम मेजर कर रहा हूँ ये डायलेटेड टाइम मेजर कर रहा हूँ। एक सवाल होता है कि क्या टाइम डायलेशन सिर्फ एपरेंट है या रियल है, तो अक्सर समझा जाता है कि ये एवं ही है, मतलब ये जस्ट कैलकुलेशन ही है, असल में नहीं है। नहीं जी, ये हकीकत में है। और होगा क्या, टाइम रियलिटी में डायलेट करेगा। तो जब हमारी घड़ी पे जनाब अगर 1 साल, तो हमारी घड़ी पे 3 साल गुजरे हैं, इसका तो अभी 1 साल गुजरा है। ये सिर्फ लाइट वाले क्लॉक के लिए नहीं है, हर किस्म के क्लॉक पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो पेंडुलम वाला क्लॉक हो, चाहे वो स्प्रिंग वाला क्लॉक हो, चाहे बायोलॉजिकल क्लॉक हो, यानी उसका लाइफ स्पैन चाहे हो, उसके लिए भी ऐसा ही होगा। इसके लिए हमारा ट्विन पैराडॉक्स होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम कहते हैं फिजिक्स वाले, कि दो जुड़वा बच्चे हैं, पैदा हुए यहाँ पे, एक बच्चे की परवरिश यहाँ ज़मीन पे हुई है, दूसरे को खलाई जहाज़ में बिठाया और भेज दिया खला का चक्कर लगाने के लिए। वो कई साल तक, फ़र्ज करें 1 साल तक, वो चक्कर काट के वापस आ गया काफ़ी स्पीड से। जितनी ज़्यादा स्पीड से वो मूव करेगा, सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, बटे के नीचे वाली वैल्यू वी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये वाली माइनस होने वाली वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जवाब क्या होगा, कम होगा। जवाब जितना कम होगा, इधर वाली वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, टाइम का डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो वो दूसरे को हमने भेज दिया खला का चक्कर लगाने के लिए, वो 10 साल बाद वापस आया, उसके 10 साल गुजरे हैं, यहाँ पे जनाब 15-16 साल गुजर चुके हैं। वैसे भी वो तो बीमारियों से, स्मोक वगैरह से महफूज है। यहाँ पे आजकल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्मोक की वजह से छुट्टियाँ हैं तो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या होगा जनाब कि उसका टाइम स्लो हो जाएगा, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक भी स्लो हो जाएगा। हर तरह के क्लॉक पे ये फ़र्क पड़ेगा, और जितनी ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना फ़र्क ज़्यादा पड़ता जाएगा। ये है जनाब टाइम डायलेशन। इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए 1977 में जनाब अली जोसेफ हेफल एंड रिचर्ड कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक लिए, उनका टाइम सिंक्रोनाइज कर लिया, बिल्कुल मैच कर लिया। एक क्लॉक को एक एयरपोर्ट पे रखा और दूसरे क्लॉक को जनाब हवाई जहाज़ पे लोड किया और जनाब दुनिया के चक्कर पे भेज दिया। काफ़ी फ़्लाइट के बाद जब वो क्लॉक वापस आया, वापस एयरपोर्ट पे दोनों इकट्ठा किया गया, दोनों के टाइम में थोड़ा सा फ़र्क था, और वो उसकी स्पीड के लिहाज से अब कैलकुलेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो उतना ही डिफरेंस था क्लॉक्स पे जितना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज करती है। अब लंबी फ़्लाइट्स में टाइम के लिए ये माइनर सा डिफरेंस जो पड़ता है उसका ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल वेलोसिटीज़ के लिए ये ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, लेकिन हाई वेलोसिटीज़ के लिए ये इफ़ेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होगा। तो जनाब ये थ्योरी की टेस्टिंग इस तरह से की गई। तो अगर ये सिर्फ एपरेंट होता तो जितनी देर तक वो मूव करता क्लॉक, टाइम स्लो रखता, वापस आ जाता, टाइम फिर से मैच हो जाता। लेकिन टाइम फिर से मैच तो नहीं हुआ ना, लेकिन टाइम का गुजरना बराबर हो गया जब दोनों क्लॉक वापस ज़मीन पर आए। जितनी देर तक वो क्लॉक मूव करता रहा उतनी देर तक उसका टाइम स्लो चलता रहा, उतनी देर तक उसका टाइम स्लो रहा। तो जनाब ये जो टाइम डायलेशन के बाद दूसरी है जनाब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।
दूसरी क्या है जनाब? तो जनाब आपने ये बेटा जी ख्याल रखना है जो मैंने कहा है, बेशक वीडियो को रिपीट करके सुनना पड़े कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरह से टाइम मेजर होना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ सिकुड़ जाती है। फार्मूला क्या है जनाब? L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट। देखिए ये वेलोसिटी जितनी भी होगी, माइनस होने वाली वैल्यू कुछ होगी, 1 में से कुछ रकम माइनस होगी, तो ये जवाब लेस दैन 1 हो जाएगा। लेस दैन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब छोटा हो जाएगा। L इज़ लेस दैन L नॉट, लेंथ में कमी आ जाएगी, लेकिन उस सूरत में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जब आप कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ क्या है मतलब ये नहीं कि ये मार्कर छोटा हो जाएगा। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कम मैयर होगा जब मैयरमेंट लेने वाला जो जिसको मैयर कर रहा है उसके लिहाज से रिलेटिव मोशन में है। तो इसी तरह से जनाब मैस वेरिएशन है। तो जनाब मैस वेरिएशन का भी मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। मैस वेरिएशन तीसरी हेडिंग हमारी होगी जनाब आली। मैस वेरिएशन में क्या ये टाइम डायलेशन वाला ही सेंस बनेगी। तो मैस क्या होगा? ऑब्जर्व्ड मैस विल बी ग्रेटर देन प्रॉपर मैस। ये L नॉट, M नॉट और T नॉट ये प्रॉपर मैस, प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम है। प्रॉपर मैस, प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है? ये वो मेजरमेंट है जो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए की गई, और ये M, ये L, ये T क्या है? ये वो मेजरमेंट है जो उस किसी इवेंट के लिए मेजरमेंट की गई जो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा था, जो हमारे लिहाज से मूव कर रहा था। आप देखें मैस वेरी हो जाएगा। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं, मैं ज़रा इनको रेज करूं, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं टाइम डायलेशन के, मैस वेरिएशन के और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, ये रिजल्ट्स कब कब ऑब्जर्वेबल हैं वाज़े तौर पे। ये आप देखें ज़रा 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। तो अगर फॉर ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़, फॉर ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ आप देखें, ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के लिए क्या होगा? मैं आप जब मूव करते हैं, ट्रक मूव करता है, इवन कोई हवाई जहाज़ मूव करता है, ट्रेन मूव करती है, सबसे तेज़ रफ्तार ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पे है वो मूव करता है, कोई मटीरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो v इज़ वेरी वेरी लेस दैन c। तो वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत क्या होगी? कम होगी। v इज़ वेरी वेरी लेस दैन c। ये वेलोसिटी इतनी कम होगी कि नियरली इक्वल टू क्या होगी जनाब? ज़ीरो। v नियरली इक्वल टू क्या होगी? ज़ीरो। तो अब आप जब यहाँ पे v की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, v की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, v की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, तो L इज़ इक्वल टू क्या होगा? सॉरी पहले t देखते हैं। t इज़ इक्वल टू क्या होगा जी? T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र अंडर रूट। तो ये v ज़ीरो हो गया, T नॉट ओवर 1 माइनस ज़ीरो ओवर सी स्क्र, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो 1, t इज़ इक्वल टू T नॉट हो जाएगा। इसी तरह से L इज़ इक्वल टू L नॉट हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी डेली लाइफ सिचुएशन में ना तो टाइम में डायलेशन ऑब्जर्व होगी, मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं रेस लगाना शुरू कर दूं तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं यंग रह जाऊंगा। लेकिन जितनी भी मैं स्पीड से मूव करूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मेरी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। इसलिए जनाब ये जो रिजल्ट्स हैं ये ऑब्जर्वेबल नहीं होंगे ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के लिए। जब वेलोसिटी होगी तो अगर आपसे पूछा जाए जनाब कि जो थ्योरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा और आगे क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये आएगा, फिर ये मिला के एक सवाल बनेगा कि जितने भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हैं, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस वेरिएशन, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं और ये इफेक्ट्स ऑब्जर्वेबल हैं ओनली एट वेलोसिटीज नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ पे ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल नहीं हैं, ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ पे ये टाइम, लेंथ, मैस, प्रॉपर मैस के ही बराबर रिजल्ट निकलेगा। तो जनाब ये हाई वेलोसिटी के लिए v नियरली इक्वल टू c होगा। ये वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी इतनी ज़्यादा कि कंपेरेबल बनेगी 1 के, तो कुछ ना कुछ जवाब इतना होगा कि फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ उन वेलोसिटीज़ के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब हैं, ये इसके लिए पाइऑन के लिए फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए फ़र्क पड़ेगा,
ठीक हो गया जी। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फ़र्क पड़ेगा। अब हम देखें मैस वेरिएशन को ज़रा देखते हैं। देखिए ज़रा, हम ये फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कल का मतलब है पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर फुटबॉल को फेंका जाए विद द वेलोसिटी ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर दैन तो बाद की बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंक दिया जाए इफ़ v इज इक्वल टू सी। देखिए ये शार्ट क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के लिए आप ऐसे हल करेंगे, अगर v इज इक्वल टू सी कहा जाए तो जहाँ तक पे v इज इक्वल टू सी पुट करें, यहाँ v इज इक्वल टू सी पुट करें, यहाँ जो भी रिजल्ट निकले बता दीजिए। अभी हम मैस वेरिएशन के हवाले से बात करने लगे हैं। इफ़ v इज इक्वल टू सी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो 1 माइनस v की जगह पे क्या आएगा, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट क्या बनेगा जी, m नॉट ओवर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी, m नॉट बटा 0। समथिंग ओवर 0 का मतलब क्या है जी, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो उसका मैस इन्फिनिट होगा। इन्फिनिट मैस का मतलब क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए फोर्स भी लगाना पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा। तो इन्फिनिट मैस को हरकत देने के लिए फोर्स भी चाहिए, इन्फिनिट मैस को हरकत देने के लिए फोर्स भी चाहिए। इन्फिनिट फोर्स कैन नॉट बी इन्फिनिट फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर आप कहेंगे कि इन्फिनिट मैस भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि v कैन नॉट बी इक्वल टू सी, कि नो मटीरियल पार्टिकल कैन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पे ये साबित किया है कि कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो पिछली जो एम्बिग्विटीज़ थी, जो हमारे शक थे, वो अब ख़त्म हो गए। तो अगर आपसे कहा जाए कि साबित कीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, तो ये मैस वेरिएशन वाला यहाँ पे करके ये प्रूव करके बताएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1964 में डब्ल्यू बर्टोजी ने। उन्होंने जनाब क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन से पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। इलेक्ट्रॉन को जनाब 1.5 मिलियन और उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे के एक्साइट करने की कोशिश की गई। तो उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते गए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती गई, लेकिन एक हद के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते रहे, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकी। तो ये पॉसिबल नहीं हो सका कि एक लिमिट के बाद वेलोसिटी इंक्रीज़ की जाए। तो इसलिए जनाब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाना पॉसिबल नहीं हो सका अभी तक। एक पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, टैक्योन कहते हैं उसे, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्टिकल है। मतलब वो बाज़ का जहाँ पे जैसे हम कोई कांस्टेंट लेते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जनाब एनर्जी मैस रिलेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा ज़रा, एनर्जी मैस रिलेशन क्या है जनाब, बयान लीजिए। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जनाब अगर कोई बॉडी मूव करता है तो मूव करने वाले बॉडी का मैस डिफरेंट ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है हमारे लिहाज से, फिर उसका मैस डिफरेंट होगा। तो अगर वो हमारे लिहाज से रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो जनाब इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट that is at rest with respect to any other, या अपने लिहाज से, तो उसका मैस क्या होगा, प्रॉपर मैस होगा। फिर ई क्या होगा, ई नॉट होगा। तो जनाब ये लिए अब ई नॉट को हम क्या कहेंगे, ये वो एनर्जी है जो रेस्ट मैस की एनर्जी है, रेस्ट मैस एनर्जी कहा करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन को जो मैस पढ़ते आए हैं ना 9.1 × 10⁻³ kg, वो रेस्ट मैस है। जो आप प्रोटॉन का मैस, न्यूट्रॉन का मैस पढ़ते आए हैं, वो क्या है, वो रेस्ट मैस है। तो ये रेस्ट मैस है जो हम आज से पहले डिस्कस करते आए हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मैस में फ़र्क पड़ेगा, तो मैस में फ़र्क पड़ेगा, P इज इक्वल टू एम वी, उसके मोमेंटम में फ़र्क पड़ेगा। तो इन दैट केस वो मोमेंटम कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो जनाब ये रेस्ट मैस एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर है। तो अगर मूव कर रहा है, इफ़ दैट इज
मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है तो क्या होगा जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो उसके मूव करने की वजह से कितना फर्क पड़ा एनर्जी में, E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो E माइनस ई नॉट क्या हो गया जी, डेल्टा E इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो उसके मूव करने की वजह से जिस एनर्जी में फ़र्क पड़ा, कौन सी एनर्जी में फ़र्क पड़ा, किनेटिक एनर्जी में भाजी। तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो उसके मूव करने की वजह से, किनेटिक एनर्जी में तब्दीली की वजह से मैस में तब्दीली कितनी आई है, डेल्टा के ई ओवर सी स्क्वायर, बटे के नीचे है सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर क्या है, 3 ज़रब 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यानी ये क्या है जनाब, 9 ज़रब 10 की पावर 16 है बटे के नीचे। तो बटे के ऊपर वैल्यू इसके कंपेरेबल होगी तो जवाब कोई मज़ेदार बनेगा, ऑब्जर्वेबल बनेगा। फॉर ऑर्डिनरी वेलोसिटीज चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज वेरी 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 लेस देन दिस वैल्यू 9 ज़रब 10 की पावर 16। सो देयर इज नो ऑब्जर्वेशन इन वेरिएशन ऑफ मास। तो वो फिर हमने कहा कि ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के लिए रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्वेबल नहीं हैं। फिलहाल हम कह रहे हैं रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स, अगले मरहले में क्वांटम इफ़ेक्ट आएंगे, फिर ये मिला के क्या बनेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स के रिजल्ट्स बनेंगे जनाब, देखते रहिएगा। तो आजकल जनाब आलिया मॉडर्न फ़्लाइट्स में और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, नेव स्टार नेविगेशन सिस्टम है जो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करता है कि रिलेटिव मोशन की वजह से जो रिज़ल्ट में फ़र्क आता है उसको कंसिडर करके ज़्यादा प्रिसाइज रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आज थोड़ी सी इंटरप्शन हुई रिजल्ट में, आई होप कि एडिटिंग में वो बेहतर हो गई होगी, लेकिन बहरहाल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ख़त्म हो गई है। अगले पोर्शन में शुरू की जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स, तो फिर हम रिज़ल्ट्स को कंबाइन करके भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमें और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।